हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कल हमने इकोनॉमिक सर्वे स्टार्ट किया था, उसका फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक ग्रोथ कवर किया था। आज हम इसी चैप्टर का शेष पार्ट कवर करेंगे और कल वाले पार्ट को जैसा कि हमने कल कहा था फर्स्ट में उसको रिवाइज करेंगे 5-7 मिनट, उसके बाद नेक्स्ट हम इस चैप्टर को कवर करेंगे और साथ में इसके जो PYQs है वो भी सॉल्व करेंगे। तो हम अब देर ना करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जो हमने कल पढ़ा था ना, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसी का क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। क्योंकि रिवीजन करने से क्या होगा, कल हमने काफी सारे फैक्ट्स पढ़े थे तो एक क्लास में उनको याद करना पॉसिबल नहीं था। तो आज हम वापस से उनका रिवीजन करेंगे, आप भी रिवीजन करना। तो उससे क्या है कि वो फैक्ट्स हमारे अच्छे से याद हो जाएंगे। 2-3 दिन रिवाइज करने से बहुत अच्छे से लर्न हो जाएंगे। तो कल हमने पढ़ा था GSDP। क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, GSDP पढ़ा था। और GSDP में हमने देखा था कि GSDP हमारा कितना है। तो राजस्थान के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे सकल राज्य घरेलू उत्पाद, तो 9.06 लाख करोड़, 9.06 लाख करोड़ हमारा GSDP है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने जब कल पढ़ा था तो हमने बोला था कि हम इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे याद करने में सहूलियत रहेगी। तो हम जैसे सबसे पहले हमने बोला था कि GSDP सबसे ज्यादा होता है, फिर जो GSVA है इसको हिंदी में बोलते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन। क्या, सकल राज्य मूल्यवर्धन, सकल राज्य मूल्यवर्धन बोलते हैं इसको, सकल राज्य मूल्यवर्धन। तो GSVA को बोलते हैं। तो GSDP से हमेशा GSVA कम होता है और GSVA से भी कम होता है NSDP, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। और NSDP से भी कम हो, यहाँ पे हमको सबसे पहले GSDP, GSVA, NSDP तीनों का कंपैरेटिव अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारी GSDP है वो है 9.06 लाख करोड़। तो हम सबसे पहले इसे देख रहे हैं बेसिक प्राइस पर। किस पर देख रहे हैं, बेसिक प्राइस पर देख रहे हैं, स्थिर मूल्य पर। इसके बाद GSVA है 8.22 लाख करोड़। कितना है स्टूडेंट्स, 8.22 लाख करोड़। इसके बाद यदि हम NSDP देखें तो इसके बाद 7.96 लाख करोड़ हमारा NSDP आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7.96 लाख करोड़ आ जाएगा। ये देखा हमने बेसिक प्राइस पर, कितने पे, बेसिक प्राइस पर देखा 9.06 लाख करोड़, 8.22 लाख करोड़ और 7.96 लाख करोड़। अब हम देखेंगे करंट प्राइस पर। करंट प्राइस पर हमेशा ज्यादा होता है, GSDP हो, NSDP हो या GSVA हो, क्योंकि इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें महंगाई इंक्लूड रहती है। इसमें जो इन्फ्लेशन है, वर्तमान में जो प्रचलित मूल्य है, इसमें जो भी जो इन्फ्लेशन चलती रहती है वर्तमान में वो सभी इंक्लूड रहती है, तो इसलिए ये हमेशा ज्यादा होता है। तो करंट प्राइस पे जो हम GSDP देखेंगे तो 17.04% है। और इसके बाद GSVA देखेंगे तो 15.70 लाख करोड़ है, इससे कम है। और NSDP फिर इससे कम मिलेगी, 15.25 लाख करोड़। आपको भी इन जो ये फैक्ट है, ये इतने सारे जो आंकड़े हैं उनको इसी टाइप से याद करना है कि इससे कम ये है, इससे कम ये है। कंपैरेटिव स्टडी करने से क्या होता है, हमें जो फैक्ट्स है वो याद करने में थोड़ा इजी होता है। तो इसके बाद हमने इनका देख लिया कि कितना है हमारा GSDP, NSDP। अब हम देखेंगे इसकी जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट कितनी है। तो इनको भी कंपैरेटिव तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई GSDP की तो 7.82% है, फिर हम इसको हम लगभग 8% भी बोल सकते हैं कि भाई कितनी है, 8% है लगभग में। इसके बाद हम देखेंगे जो GSVA है ना, उसकी स्थिर मूल्य पर है। ये किस पर, स्थिर मूल्य पर देख रहे हैं हम फर्स्ट में, स्थिर मूल्य पर। और इधर किस पर है, ये करंट प्राइस पर है, ये प्रचलित मूल्य पर है। तो 7.82% है इसकी। और फिर GSVA की है 6.29%। उसके बाद जो NSDP है, NSDP की जो ग्रोथ रेट है वो है 8.03%। तो हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं 8%, उसके बाद ये 8% से कम है 6.5%, और उसके बाद ये भी 8% से थोड़ा अधिक है NSDP। तो तीनों फैक्ट्स को हमें इस टाइप से याद करना है। अब हम प्रचलित मूल्य पे देखें तो किस पर, प्रचलित मूल्य पे आपको देखनी है ग्रोथ रेट।
प्रचलित मूल्य पे वृद्धि दर देखे तो जीएसडीपी की तो है 12.02%, जीएसवीए की है लगभग 11%। यदि फिक्स देखे तो 10.83% है, लगभग में देख रहे हैं, याद जल्दी होता है इससे, 11%। और इसके बाद जो एनएसडीपी है वो है 12.23%। तो इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे ये तो 12%, ये इससे कम है 11% और ये 12% से अधिक है। इसी टाइप से फैक्ट को याद करने में थोड़ा इजी होता है। अब हम देखेंगे जो हमने पर कैपिटा इनकम देखी थी राजस्थान की कल, प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की कितनी है, सबसे पहले देखेंगे स्थिर मूल्य पर तो है 96,000। कितनी है स्टूडेंट, 96,000। और प्रचलित मूल्य पे देखेंगे तो 1,85,000। कितनी है, 1,85,000 राजस्थान की क्या है, प्रति व्यक्ति आय है। और इसमें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बजाय 1,85,000 प्रचलित मूल्य पर हमारी प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान की। यदि इंडिया से इसको कंपैरिजन करें तो इंडिया में ये कितनी है, इंडिया में है 1,12,000 प्रति व्यक्ति आय। कितनी है इंडिया में, 1,12,000। कितनी है स्टूडेंट्स, 1,12,000 प्रति व्यक्ति आय है। और 2 लाख प्रचलित मूल्य पर इंडिया में प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख। तो इस टाइप से हम ये जो कुछ आंकड़े जो कल करवाए थे उनको वापस रिवाइज करवा रहे हैं, जिससे आप जो कल याद किए थे उनको कम से कम भूले नहीं और अच्छे से याद भी हो जाए। तो जैसे इसकी ग्रोथ रेट देखें तो प्रचलित मूल्य पे हमने इसकी ग्रोथ रेट लिखी है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया की जो ये प्रति व्यक्ति आय है वो स्थिर मूल्य पर तो है 96,000 और प्रचलित मूल्य पर 1,85,000 है। और इसकी जो ग्रोथ रेट है प्रचलित मूल्य पर वो है 11.04%। इस टाइप से हमने जो कल जो जीएसडीपी, एनएसडीपी और जीएसवीए ये डिटेल में पढ़ा था ना, आज उसको वापस रिवाइज किया है। अब जैसे जो जीएसवीए है ना, उसकी सेक्टोरल ग्रोथ भी देखी थी हमने, सेक्टर वाइज ग्रोथ भी देखी थी। सेक्टर वाइज ग्रोथ में हमने देखा था कि जो सर्विस सेक्टर है, सर्विस सेक्टर में का कितना योगदान है हमारे जो इकोनॉमी है उसमें, राजस्थान की इकोनॉमी में, और जो उद्योग है, इंडस्ट्री, उसका कितना योगदान है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका कितना योगदान है। तो सबसे ज्यादा योगदान होता है सर्विस सेक्टर का। तो इसमें हमें बहुत ही इजी तरीके से याद हो जाएगा। तो 45.07% सर्विस सेक्टर का है स्थिर मूल्य पर। किस पर, स्थिर मूल्य पर। और अब हम देख रहे हैं प्रचलित मूल्य पर। किस पर, प्रचलित मूल्य पर यदि हम देखें तो वो ही 45% है, लेकिन पॉइंट के बाद वाला पार्ट चेंज हो जाएगा। ये आपको मैं अभी याद करवाती हूँ। इसके बाद जैसे कृषि है, कृषि का भी 26.54% कल हमने देखा था, और इधर भी 26.92% है। इसमें भी पॉइंट के बाद वाला ही चेंज है। ये किसका है, कृषि क्षेत्र। ये हमने देखा था सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का योगदान। और इसके अलावा जैसे इंडस्ट्री में थोड़ा चेंज है, तो वो आपको याद करना है। 28% तो स्थिर मूल्य पर है, और 27% किस पर है, प्रचलित मूल्य पर है। किसका, उद्योग क्षेत्र का योगदान। यदि हम इनको वापस लिखे तो हम इनको ऐसे भी लर्न कर सकते हैं कि जैसे इधर तो जैसे 45.07% है, और उधर कितना है 45.92%। तो इस टाइप से हम इनको ऐसे लिख के भी याद कर सकते हैं। फिर जैसे एग्रीकल्चर का 26.54%, तो इधर है स्थिर मूल्य पर, और इधर है 26.92%। दोनों के पॉइंट के बाद वाले सेम ही है। इस टाइप से इधर तो 28% इंडस्ट्री का योगदान है, और इधर कितना है 27%। इस टाइप से जो सेक्टोरल जो हमने इकोनॉमी में योगदान देखा था, सेवा क्षेत्र का, कृषि क्षेत्र का और इंडस्ट्री का, उसको भी वापस रिवाइज कर लिया। तो इस टाइप से हमने जो कल पढ़ा था वो रिवाइज किया है। अब हम आज के अपने शेष बचे हुए पार्ट पर चलते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि हमारे इस चैप्टर का नाम है। अब हम इसका बचा हुआ पार्ट देखेंगे। बचे हुए पार्ट में से हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे WPI और CPI। क्या देखेंगे, WPI और CPI। अब ये होता क्या है WPI और CPI, तो स्टूडेंट्स ये होता क्या है, WPI और CPI का यूज करते हैं हम किसके लिए, महंगाई नापने के लिए। किसके लिए, जो हमारी इन्फ्लेशन हो जाती है, महंगाई हो जाती है, ये कहीं ना कहीं दोनों इंडेक्स,
एक तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो ये दोनों इंडेक्स कहीं ना कहीं सरकार की क्या करते हैं, महंगाई नापने में मदद करते हैं। इसीलिए दोनों इंडेक्स के माध्यम से एक तो थोक मूल्य पर, एक साइड तो जैसे होलसेल में तो थोक मूल्य पर हम मंडी से जो सामान इकट्ठा सामान खरीदते हैं तो उसे तो होलसेल मतलब थोक मूल्य सूचकांक के अंदर इंक्लूड करते हैं। इसके अलावा जैसे सीधा जैसे किसी शॉप पे से सामान खरीदते हैं रिटेल में, तो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसे शामिल करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में। तो इस टाइप से ये दोनों जो इन्फ्लेशन है, महंगाई नापने में इनको काम में लिया जाता है। और पहले तो जैसे जो देश में मौद्रिक नीति निकाली जाती है, क्या स्टूडेंट्स, मौद्रिक नीति, जो मॉनेटरी पॉलिसी निकाली जाती है ना, मौद्रिक नीति, ये पढ़ते हैं हम किसमें, इंडिया इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं इसको डिटेल से, मौद्रिक नीति को। तो मौद्रिक नीति को निकालने में पहले तो किसका यूज किया जाता था, पहले यूज किया जाता था WPI का, होलसेल प्राइस इंडेक्स का, लेकिन वर्तमान में यूज किया जाता है CPI का, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर वर्तमान में मौद्रिक नीति निकालने में CPI का हम यूज करते हैं। तो हमारे लिए इनमें ज्यादा डिटेल से जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो भी फैक्चुअल नॉलेज है जो कि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है, उसको हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम इसे कवर करते हैं, तो यहाँ पे हम कवर करते हैं इसको। सबसे पहले हम देखेंगे थोक मूल्य सूचकांक। क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, थोक मूल्य सूचकांक देखेंगे। और इसके अंदर मैं आपको 3-4 बातें बताती हूँ क्या क्या देखने वाले हैं इसके। जैसे सबसे पहले हम WPI देखेंगे। क्या देखेंगे, WPI, जिसे थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो WPI के अंदर हम देखने वाले हैं कि जो WPI है, अब ये सरकार क्या करती है, सरकार इसको प्रति माह जारी करती है, प्रति माह इसको जारी किया जाता है, प्रति माह इसको जारी किया जाता है। और प्रति माह जारी, और इसमें क्या किया जाता है, केवल वस्तुएं शामिल की जाती हैं। क्या शामिल की जाती हैं, इसमें ओनली गुड्स को शामिल किया जाता है, केवल वस्तुएं इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं, केवल वस्तुएं इसमें शामिल की जाती है। प्रति माह इसे जारी किया जाता है। और जारी कौन करता है, फिर इसे जारी करता है आर्थिकी और सांख्यिकी निदेशालय। कौन जारी करता है इसे, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय इसे जारी करता है। कौन जारी करता है स्टूडेंट्स, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय इसे जारी करता है, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय इसे जारी करता है। तो हमने इसके बारे में 2-3 फैक्ट्स देखे। एक तो प्रति माह, एवरी मंथ इसे जारी किया जाता है। जारी कौन करता है, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय इसे जारी करता है। और इसका आधार वर्ष देखें तो इसका बेस ईयर इसमें कौन सा लिया जाता है, तो आधार वर्ष इसमें लिया जाता है स्टूडेंट्स, इसमें आधार वर्ष क्या लिया जाता है, आधार वर्ष लिया जाता है 1999, 2000, 1999 और 2000, 1999 से 2000 इसका जो आधार वर्ष है वो लिया जाता है। अब हम देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें याद रखने की, केवल गुड्स को, केवल वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है, जो सर्विसेज हैं, जो सेवाएं हैं, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। दूसरा होता है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, उसके अंदर हम वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं को भी शामिल करते हैं। तो इसके अंदर हम क्या शामिल करते हैं, ओनली गुड्स को इसके अंदर शामिल किया जाता है, प्रति माह इसे जारी किया जाता है, और आधार वर्ष 1999 से 2000 है। अब हम देखते हैं जैसे जो हमारा ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है, होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंतर्गत हम देख रहे हैं आधार वर्ष। यदि इंडिया के अंदर हम देखें कि जब इंडिया में ये होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाली जाती है, थोक मूल्य सूचकांक, तो इंडिया में भी क्या इसका आधार वर्ष 1999 से 2000 मानते हैं, नहीं, इंडिया के अंदर इसका आधार वर्ष मानते हैं 2011-12। हाँ जी, इंडिया के अंदर इसका आधार वर्ष क्या मानते हैं, 2011-12 WPI का आधार वर्ष मानते हैं। लेकिन राजस्थान में इसका आधार वर्ष मानते हैं 1999 से 2000। एग्जाम के व्यू पॉइंट से ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार ये जो फैक्ट है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है।
तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में, नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्या क्या सूचनाएं हैं। तो नेक्स्ट इससे रिलेटेड है, जैसे एक तो ये क्या करता है, थोक मूल्य। जो थोक मूल्य होते हैं ना, हम मंडी से कोई भी सामान लेके आते हैं तो सस्ता पड़ता है क्योंकि काफी सारा सामान खरीदते हैं, तो थोक मूल्य में जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको ये दिखाता है। थोक मूल्य पर उतार चढ़ाव को दर्शाता है और केवल वस्तुओं को इसमें क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। सर्विसेज को, सेवाओं को इसमें शामिल नहीं किया जाता, केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हम देखेंगे इसका आधार वर्ष, और आधार वर्ष को हम देखेंगे कंपेरेटिव तरीके से। कंपेरेटिव तरीके से हम आधार वर्ष को ऐसे देखने वाले हैं, जैसे सीपीआई को, जैसे मैं आपको पहले समझाती हूँ, सीपीआई के साथ कंपैरिजन करके देखेंगे। जो सीपीआई है ना, सबसे पहले मैं उसे देखते हैं। जो सीपीआई है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्या है फ्रेंड्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर हम देखेंगे कुछ फैक्ट्स, देखते हैं इससे रिलेटेड। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके अंदर जो, जैसे हम डेली बेसिस पे जैसे किसी शॉप से या फिर जैसे नॉर्मली बाहर से जो सब्जी वगैरह खरीदते हैं, ना कि मंडी से, तो उसमें जो मूल्य उतार चढ़ाव आता है उसे हम सीपीआई के अंदर शामिल करते हैं। किसके अंदर शामिल करते हैं, सीपीआई के अंदर शामिल करते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को हम देखें तो ये भी एवरी मंथ, प्रति माह जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है, प्रति माह जारी किया जाता है। और इसे कौन जारी करता है, तो इसके अंदर हम देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे जो वस्तु और सेवा दोनों शामिल है इसमें। क्या, वस्तु प्लस सेवा। उसमें तो ओनली डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, और इसमें वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। ये याद रखने वाला फैक्ट है कि इसमें वस्तु और सेवाओं को दोनों को शामिल किया जाता है। और अब देखेंगे हम, जो सीपीआई है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसको 4 तरीके से जारी किया जाता है। अब वो 4 तरीके कौन से हैं वो हमें देखने हैं। सबसे पहले इसको हमें 4 तरीके से करना है। अब हम वो देखते हैं। सबसे पहले यदि हम इंडिया लेवल पे बात करें, ना, तो इसको 8 तरीके से जारी किया जाता है, 8 प्रकार से। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राजस्थान के संदर्भ में, और राजस्थान के संदर्भ में बात करने पे हमें पता चलता है कि जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है, उसमें इसको 4 प्रकार से दिखाया हुआ है। तो 4 प्रकार के कौन कौन से, एक तो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर, कौन सा, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए जो सीपीआई जारी किया जाता है उसे सीपीआई आईडब्ल्यू बोलेंगे। सीपीआई आईडब्ल्यू किसे बोलेंगे, तो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई जारी किया जाता है उसे सीपीआई आईडब्ल्यू बोलेंगे। अब देखेंगे हम नेक्स्ट, जो सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए जारी किया जाता है, जो कृषि क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उसको बोलेंगे सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर। अब हम देखेंगे जो थर्ड सीपीआई हम जारी करेंगे, वो जारी करेंगे हम रूरल लेबर के लिए, जो ग्रामीण जो श्रमिक होते हैं ना, इसमें हम उनको शामिल करेंगे। अब हम चौथे प्रकार की सीपीआई कौन सी है, तो सीपीआई शहरी, संयुक्त या फिर दोनों को मिलाकर, जो सीपीआई क्या है, शहरी ग्रामीण, अर्बन रूरल, और दोनों को मिला के एवं संयुक्त रूप से जो सीपीआई जारी किया जाता है उसको फोर्थ उसमें शामिल करेंगे। अब हम एक एक को देखते हैं स्टूडेंट्स कि आधार वर्ष किसका क्या है, और कौन इसको जारी करता है। आधार वर्ष के साथ देखेंगे जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, इसका आधार है 2016। अब 2016 इसका आधार वर्ष क्यों है, तो इसका जो बेस ईयर है, आधार वर्ष, वो क्या है, 2016। अब 2016 क्योंकि इंडस्ट्री जो हमारी होती है, उद्योग जो हमारे होते हैं वो सबसे ज्यादा अपडेटेड होते हैं, इसलिए इसका आधार वर्ष भी अपडेटेड है और 2016 इसका आधार वर्ष है। अच्छे से याद रखना है
क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे क्या करना है, अच्छे से इसको याद रखना है। 2016 इसका आधार वर्ष है। जो एग्रीकल्चर लेबर है, जो एग्रीकल्चर है इंडिया में, उसको क्या माना जाता है, सबसे पिछड़ा माना जाता है। क्या माना जाता है स्टूडेंट, सबसे पिछड़ा माना जाता है। इसलिए एग्रीकल्चर का जो बेस ईयर है, एग्रीकल्चर के लिए जो आधार वर्ष यूज करते हैं वो भी देखो कितना पुराना, 1986-87 इसलिए यूज करते हैं। तो इसके बाद जैसे सीपीआई हम रूरल लेबर के लिए, ग्रामीण श्रमिकों के लिए जब सीपीआई निकालते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो इसमें आधार वर्ष क्या होता है स्टूडेंट्स, 2012। क्या आधार वर्ष लेते हैं, 2012 आधार वर्ष यूज करते हैं। अब हम देखेंगे जो सीपीआई हमने शहरी, ग्रामीण और संयुक्त के लिए जो सीपीआई निकालते हैं उसमें कौन सा आधार वर्ष यूज करते हैं, 2012 आधार वर्ष यूज करते हैं। तो इसके माध्यम से हमने सबसे पहले जो 4 प्रकार से हम सीपीआई निकालते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, उसके आधार वर्ष देखे हैं। अब हम देखेंगे इनको जारी कौन सी संस्था करती है। तो हम देखेंगे भाई इनको जारी कौन करता है, तो हमें देखने पे पता चलता है कि कौन इन्हें जारी करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन जारी कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि कौन जारी कर रहा है। तो जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, एएल है और आरएल है, सीपीआई औद्योगिक श्रमिकों के लिए है, एग्रीकल्चर लेबर के लिए है, रूरल लेबर के लिए है। इन तीनों को जारी करता है, कौन जारी करता है, आप भी कमेंट्स में उत्तर दीजिए, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। कौन जारी करता है इनको, जो श्रम ब्यूरो है, लेबर ब्यूरो है चंडीगढ़, वो जारी करता है इनके आंकड़ों को। कौन जारी करता है इनको प्रतिमाह, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ जारी करता है। पहले चंडीगढ़ ना होके क्या था, शिमला था, श्रम ब्यूरो शिमला जारी करता था। लेकिन वर्तमान में इसके जो फैक्ट्स हैं उनको कौन जारी करता है, आंकड़ों को जारी करता है लेबर ब्यूरो चंडीगढ़, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ इनको जारी करता है। और जो सीपीआई शहरी, ग्रामीण या संयुक्त है, इसको कौन जारी करता है, इसको जारी करता है जो एनएसओ है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, एनएसओ न्यू दिल्ली, एनएसओ जो न्यू दिल्ली है वो इसको जारी करता है। एनएसओ न्यू दिल्ली इसे जारी करता है। सीपीआई अर्बन, रूरल और संयुक्त को 2012 इसका आधार वर्ष है। और जो एनएसओ है, एनएसओ किस किस से मिलके बना है, एनएसओ मिलके बना है सीएसओ प्लस एनएसएसओ से। किससे मिलके बना है स्टूडेंट्स, सीएसओ, ये मिलके बना है सीएसओ प्लस एनएसएसओ से मिलके बना है एनएसओ। तो इस टाइप से हमने देखा। अब हम देखेंगे जो सीपीआई, जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई निकाला जाता है, इसके पूरे इंडिया के अंदर कितने सेंटर है, 88 केंद्र इसके पूरे इंडिया के अंदर है। क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर ये जो 88 केंद्र है, ये सभी केंद्र मिलकर इसके आंकड़ों को तैयार करते हैं। तो 88 केंद्र है। तो इसके अंदर जो अब हमें देखना है कि राजस्थान के अंदर कितने सेंटर है इसके। तो राजस्थान के अंदर हमें देखने पे पता चलता है कि 3 सेंटर है राजस्थान में इसके। अब वो कौन कौन से हैं, वो है, यदि हम उनका एक एक करके नाम देखें तो हमें पता चलेगा, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। क्या, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा, ये 3 जगह है इसके सेंटर, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। पहले अलवर की जगह किसको यूज किया जाता था, अजमेर को। पहले अलवर की जगह स्टूडेंट्स किसको यूज किया जाता था, अजमेर को। लेकिन अब किसको यूज करते हैं, अलवर को। तो इस टाइप से ये फैक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन इनसे पक्का आता है, इसको अच्छे से नोट करना है, और या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ा हमने, सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को प्रतिमाह जारी किया जाता है और वस्तु और सेवा दोनों को इसमें शामिल किया जाता है। इससे पहले हमने जो थोक मूल्य सूचकांक देखा था WPI, उसमें ओनली गुड्स को, वस्तुओं को शामिल किया जाता था, सर्विसेज को शामिल नहीं किया जाता था। और उसको कौन निकालता था, आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय उसको जारी करता था। और इसको जारी किया जाता है 4 प्रकार से, औद्योगिक श्रमिकों के लिए
एग्रीकल्चर लेबर के लिए, जो कृषि श्रमिक होते हैं उनके लिए, रूरल लेबरों के लिए, जो ग्रामीण श्रमिकों के लिए, और शहरी ग्रामीण और संयुक्त के लिए। इसके साथ साथ हमने इसके आधार वर्ष भी देखे हैं। अब आधार वर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए 2016 है, और जो कृषि श्रमिक है उनके लिए 1986-87 है। इसके पीछे भी हमने रीजन देखा था कि एग्रीकल्चर को इंडिया के अंदर पिछड़ा माना जाता है, और उसी टाइप से इसके जो आधार वर्ष है वो भी काफी बैक का ही लिया जाता है, 1986-87। इसके बाद हम जो ग्रामीण श्रमिकों के लिए जो सीपीआई हमने जारी किया उसके लिए आधार वर्ष हमने लिया 2012, और इसके लिए शहरी ग्रामीण और संयुक्त के लिए भी आधार वर्ष 2012 ही लिया है। अब हमने देखा है जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई जारी किया जाता है पूरे इंडिया के अंदर इसके 88 सेंटर है। कितने सेंटर स्टूडेंट्स? इसके हैं 88 केंद्र। अब 88 केंद्रों में से राजस्थान के अंदर कितने केंद्र हैं? तो राजस्थान की जो हम बात करते हैं तो 3 सेंटर इसके राजस्थान के अंदर हैं। तो वो 3 सेंटर कौन कौन से हैं? वो हैं जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। पहले क्या होता था, अलवर की जगह अजमेर को यूज किया जाता था। किसको? अजमेर को यूज किया जाता था। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये है जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। यदि हमने जैसे कल हमने देखा था कि यदि कल हमने जो जिलेवार जीडीपी की बात की थी, किसकी? जिलेवार जो जीडीपी की बात की थी उसमें हमने देखा था, जिलेवार जीडीपी की जो हमने बात की थी तो उसमें हमने देखा था जिलेवार जीडीपी की जो हमने कल बात की थी, जिलेवार जीडीपी की, तो उसमें हमने देखा था कौन कौन से हैं पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पे। तो उसके लिए हमने एक ट्रिक यूज की थी, कौन सी? जज्बा, JAJBA याद करने के लिए हमने ये यूज की थी। इसका मीन्स हमने लिया था, क्या लिया था स्टूडेंट्स? इसका मीन्स हमने लिया था जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। क्या? जयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। क्या लिया था? जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। तो इसी में से हम ये भी देख सकते हैं जयपुर, अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ा और 4th नंबर पे भीलवाड़ा, और 5वें नंबर पे क्या लिया था? 5वें नंबर पे हमने लिया था अजमेर को शामिल किया था। अजमेर, भीलवाड़ा और अजमेर को शामिल किया था। तो इस टाइप से हम देख सकते हैं यदि हम 3 सेंटर्स की बात कर रहे थे, कौन कौन सा? जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। तो इसमें से ही ये 3 सेंटर भी हैं, जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, जहां पे जो राजस्थान में जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई जारी किया जाता है उसमें 3 सेंटर लिए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा। जो हमने जिलेवार जीडीपी देखी थी उसमें भी ये काउंट है। जो 5 हमने उसमें क्या देखा था? 5 जगह का नाम लिया था। किसका? 5 जगह का नाम लिया था, 5 जिलों का। तो उसमें से हमारे 3 जिले वो ही हैं जो कि उसमें हमने यूज किए हैं। उसमें जो हमने यूज किए हैं वो ही है वो 5 जिले। अब हम वापस से इसको देखते हैं अच्छे से। हम बात कर रहे थे WPI की। WPI में हमने काफी चीजें देख ली थी। अब हम ये जो टेबल दे रखी है इसमें वापस से इनको समझते हैं और अच्छे से इनको याद करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा और आपको एकदम करेक्ट करके आना है क्वेश्चन को, बिल्कुल रॉन्ग नहीं करना, क्योंकि आपको ये जो आंकड़े प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं इनमें से आपको इकोनॉमिक सर्वे से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। तो इसका आधार वर्ष हमने देखा WPI का। अब देखो हमने कंपेरेटिव तरीके से इनको लिख रखा है, तुलनात्मक तरीके से, और बहुत अच्छे से कंपेरेटिव स्टडी करने का यही सबसे बड़ा प्रॉफिट होता है कि बहुत अच्छे से हमें जो भी फैक्ट्स होते हैं वो अच्छे से याद किए जा सकते हैं। तो 1999 से 2000 हमने आधार वर्ष लिया था WPI का, और आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय इसको जारी करता है। इसके अलावा जो हमने देखा था औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, इसका आधार वर्ष हमने 2016 लिया था। और जो एग्रीकल्चर लेबर है, औद्योगिक श्रमिक, जो कृषि श्रमिक है, कौन से? कृषि श्रमिक। कृषि श्रमिकों के लिए हमने आधार वर्ष क्या लिया था? 1986-87।
और रूरल लेबर के लिए ये नहीं है 1986 रूरल लेबर के लिए है 2012। क्या है स्टूडेंट्स? 2012 है। और सीपीआई यदि हम रूरल, अर्बन और संयुक्त के लिए देखें तो क्या लिया था आधार वर्ष? 2012 लिया था इसके लिए भी। और इसे कौन जारी करता है? इसे जारी करता है एनएसओ दिल्ली। क्या कौन जारी करता है? एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस दिल्ली जारी करता है। हमने देखा था जो एनएसओ है वो किस किस से मिलके बना था, तो ये सीएसओ और एनएसएसओ से मिलके बना था। अब यदि हम इन तीनों को देखें, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई को तो हमने देख लिया था, थोक मूल्य सूचकांक को ये आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय इसे जारी करता है। थोक मूल्य सूचकांक, होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई को बोलते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई को बोलते हैं। तो इसमें हमने देखा था आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय इसे जारी करता है। और जो सीपीआई आईडब्ल्यू है, एएल है या फिर आरएल है, इसको जारी करता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। पहले चंडीगढ़ की जगह क्या यूज किया जाता था? यहाँ पे पहले यूज किया जाता था शिमला। श्रम ब्यूरो शिमला पहले जारी करता था, अभी जारी करता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। इस टाइप से हमने टेबल बना के इन फैक्ट्स को अच्छे से याद किया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को भी ये फैक्ट साथ के साथ याद हो रहे होंगे, यदि जो आईआईपी है, मैंने आपको बताया था, जो डब्ल्यूपीआई यदि हम इंडिया लेवल पे देखते हैं, भारत के लेवल पर देखते हैं, तो इसका आधार वर्ष यूज किया जाता है वहां पर 2011 और 12। क्या आधार वर्ष यूज किया जाता है? 2011-12। लेकिन राजस्थान में जब हम डब्ल्यूपीआई निकालते हैं तो आधार वर्ष 1999 से 2000 यूज किया जाता है। मैं इन फैक्ट्स को काफी बार रिवाइज करवा रही हूँ, इसलिए क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा और आप जब थैंक यू भी बोलोगे। तो इस टाइप से 1999 से 2000 इसका आधार वर्ष है। यदि हम आईआईपी देखते हैं तो इसका आधार वर्ष क्या है? 2011। अब आईआईपी क्या होता है? जब उद्योग, इसकी फुल फॉर्म होती है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। जो औद्योगिक जो उत्पादन होता है ना, उद्योगों में जो उत्पादन होता है, औद्योगिक उत्पादन का जो के संबंध में जो इंडेक्स निकाला जाता है उसको बोलते हैं आईआईपी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसका आधार वर्ष 2011-12 लेते हैं। इनके जो आधार वर्ष है और इनसे रिलेटेड जितने भी ये जो फैक्ट्स हैं, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इनसे रिलेटेड, नेक्स्ट हम देखेंगे राजस्थान में जो डब्ल्यूपीआई जारी किया जाता है ना, राजस्थान में जो डब्ल्यूपीआई जारी किया जाता है, इसमें हम बात कर चुके हैं, मंथली जारी किया जाता है, प्रत्येक माह जारी किया जाता है। और हमने इसमें हम देखेंगे, इसमें हम देखने वाले हैं जो डब्ल्यूपीआई जारी किया जाता है ना, डब्ल्यूपीआई थोक मूल्य सूचकांक, इसमें हम राजस्थान के संदर्भ में इस पे बात कर रहे हैं, राजस्थान के संदर्भ में। तो इसमें हम टोटल कितनी 154 ओनली वस्तुओं को शामिल करते हैं ना, तो 154 वस्तुओं को शामिल करेंगे। कितनी वस्तुएं शामिल होंगी? 154 वस्तुएं इसमें हमारी शामिल होंगी। कितनी स्टूडेंट्स? 154, 154 गुड्स को हम इसमें शामिल करेंगे। तो पहली है, इनको तो बोलेंगे प्राथमिक वस्तुएं। क्या बोलेंगे? प्राथमिक वस्तुएं बोलेंगे, प्राथमिक वस्तुएं बोलेंगे। दूसरा हम बोलेंगे, दूसरे नंबर पर आएगा विनिर्मित उत्पाद समूह। क्या आएगा? विनिर्मित उत्पाद समूह, विनिर्मित उत्पाद समूह आएगा सेकंड नंबर पर। विनिर्मित उत्पाद के अंदर फिर तीसरा हम देखेंगे फ्यूल से रिलेटेड, ईंधन, शक्ति और प्रकाश। इसमें फ्यूल से रिलेटेड वस्तुओं को रखेंगे, ईंधन, शक्ति, प्रकाश आदि आदि वस्तुओं को रखेंगे, मींस फ्यूल से रिलेटेड वस्तुओं को रखने वाले हैं। तो प्राथमिक वस्तुओं में हम कितनी वस्तुओं को शामिल करेंगे? 154 में से इसमें हम शामिल करने वाले हैं 75 वस्तुओं को। कितनी वस्तुओं को? 75 वस्तुओं को इसमें शामिल करेंगे। और जो विनिर्मित उत्पाद समूह है, इसमें हम कितनी वस्तुओं को शामिल करने वाले हैं? तो इसमें हम शामिल करेंगे 69 वस्तुओं को। और जो फ्यूल से रिलेटेड है, ईंधन, शक्ति और प्रकाश, इसमें शामिल करेंगे 10 गुड्स को, 10 वस्तुओं को इसमें शामिल करेंगे 154 में से। अब हम देखेंगे इनका भारांश कितना है, तो हम इसका वेटेज देखेंगे, भारांश कितना है। भारांश मीन्स वेटेज कितना है। तो जो 75 वस्तु है, इनका वेटेज है लगभग 34%।
मीन्स 33.33 कुछ परसेंट था, तो इसे हम लिख सकते हैं 34%। क्या लिख सकते हैं? 34% लिख सकते हैं। और जो 69 वस्तु है विनिर्मित उत्पाद समूह की, इसका वेटेज है 49%। कितना है स्टूडेंट्स? 49%। और जो 10 वस्तुएं हैं इनका वेटेज है 16%। कितना है? 16%। यदि हम देखें पिछले कुछ वर्षों में जो 10 वस्तुएं हैं ये फ्यूल से रिलेटेड, इनमें क्या हुआ है? कुछ कमी आई है। इनमें क्या हुआ है? कुछ कमी देखने को मिली है। यदि हम इनकी ग्रोथ रेट देखते हैं तो इसमें कुछ कमी देखने को मिली है। और बाकी जो प्राथमिक वस्तुएं हैं और विनिर्मित जो उत्पाद समूह है, इन वस्तुओं में क्या है? बढ़ोतरी या फिर महंगाई देखने को मिली है इनमें। तो क्या हुआ है इनमें? यदि हम देखें इसमें तो सर्वाधिक वृद्धि इसमें देखने को मिली है। सबसे ज्यादा महंगाई 4.16%। तो सर्वाधिक महंगाई किसमें देखने को मिली है? प्राथमिक वस्तुओं में। किसमें देखने को मिली है स्टूडेंट्स? प्राथमिक वस्तुओं में सबसे ज्यादा महंगाई देखने को मिली है। तो इस टाइप से हमने देखा WPI के बारे में और अच्छे से जाना है। अब हम देखेंगे इसका वापस से समझेंगे। तो वापस से जो हम WPI राजस्थान के संदर्भ में देख रहे हैं तो हम देखेंगे 154 वस्तुओं को हमने इसमें शामिल किया। कितनी वस्तुओं को शामिल किया स्टूडेंट्स? इसमें हमने शामिल किया 154 गुड्स को इसमें हमने शामिल किया, क्योंकि WPI के अंदर हम ओनली वस्तुओं को ही शामिल करते हैं। तो इसमें जो हम देखते हैं जो प्राथमिक वस्तुओं में हमने 75 वस्तुओं को शामिल किया। और सेकंड जो विनिर्मित उत्पाद समूह इसमें हमने 69 वस्तुओं को शामिल किया। और जो फ्यूल से रिलेटेड ईंधन, शक्ति, प्रकाश और उपस्नेहक है, इसमें हमने 10 वस्तुओं को शामिल किया। तो हमने भारांश भी देखा इनका। जो प्राथमिक वस्तु है 75, इनका भारांश 33.894 है। हम इसे 34% लिख सकते हैं लगभग में। और इनका वेटेज कितना है? 49%। इसको लगभग में हम 50% लिख सकते हैं। और इनका वेटेज देखें फ्यूल से रिलेटेड तो 16%। तो इस टाइप से हमने इनका वेटेज भी देखा, संख्या भी देखी। अब हम देखेंगे वृद्धि कितनी हुई। तो इसमें से हमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं वृद्धि में से कि सर्वाधिक वृद्धि इसमें हुई है प्राथमिक वस्तु समूह में। सर्वाधिक वृद्धि हुई है 4.16%। कितने परसेंट? 4.16%। और जो दूसरा है जो विनिर्मित उत्पाद समूह, इसमें भी 1.46% की वृद्धि देखने को मिलेगी। 1.46% की वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन जो ये है फ्यूल रिलेटेड है, इसमें हमें जो कमी है वो देखने को मिलेगी 1.45%। कितनी कमी देखने को मिलेगी? 1.45%। ये कुछ पॉइंट के बाद वाली चीजें नहीं याद करनी है, इसको आप लगभग में भी याद कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्या है कि कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा वरना। तो राज्य का जब हम WPI निकाल रहे हैं तो 2023 में 387.90 वर्ष, 2024 में 394.68, मतलब 101.75% की वृद्धि इसमें देखने को मिली है। मीन्स जो राज्य का जो WPI 2023 में तो इतना था 387.90, लेकिन 2024 में कितना हो गया? 394 हो गया। मीन्स बहुत ही कम 1.75% की वृद्धि इसमें देखने को मिलती है। कितनी वृद्धि देखने को मिलती है? ये वाला फैक्ट याद रखना है आपको। कितनी वृद्धि देखने को मिलती है? 1.75। और थोड़ा बहुत इसे भी देख सकते हैं कि कितना है वर्तमान में 394.68 है। अब हम जैसे इंडिया से इसका कंपैरिजन करें, यदि हम भारत से इसका कंपैरिजन करें तो भारत में भी क्या कितनी वृद्धि देखने को मिलती है? तो भारत में भी 153.9 है वर्तमान में, और एक 1.72% वृद्धि देखने को मिलती है। तो लगभग इंडिया और राजस्थान में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है, इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। और आधार वर्ष इंडिया के अंदर मैं आपको पहले भी इसको बता चुकी हूँ कि जो WPI का आधार वर्ष है वो इंडिया में 2011-12 लिया जाता है। जब हम इंडिया का जो CPI निकालते हैं, CPI नहीं WPI निकालते हैं, तो आधार वर्ष बेस ईयर उसमें 2011-12 लिया जाता है। लेकिन राजस्थान का WPI जब निकालते हैं तो बेस ईयर क्या लेते हैं? 1999 से 2000। इस टाइप से हमने जो WPI ये थोक मूल्य सूचकांक है जो कि महंगाई मापने में काम में लिया जाता है, उसको हमने कवर कर लिया है। इसको हमने कवर किया है। अब हम CPI पे चलते हैं। किस पे चलते हैं फ्रेंड्स? CPI पे चलते हैं। तो इससे पहले हम देखेंगे खाद्य मुद्रास्फीति।
इस बार हमने एक और नया जारी किया है फूड से रिलेटेड इन्फ्लेशन के लिए थोक मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य खाद्य सूचकांक जारी किया है और भार है इसका 30.163%। और पिछले दो वर्षों में क्या हुआ है, वैश्विक स्तर पर खाद्य मुद्रास्फीति में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इसके प्रमुख कारणों में क्या है, तो जो ये खाद्य मुद्रास्फीति में फूड जो इन्फ्लेशन में इसमें वृद्धि होने के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं, तो वो हमें कुछ मोटे तौर पे बताए गए हैं। जैसे जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, हीट वेव्स आती हैं जैसे लू वगैरह जो राजस्थान में चलती है लू, अनियमित मानसून, बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और सूखा पड़ना, तो ये सब जो खाद्य मुद्रास्फीति है इसमें वृद्धि के कुछ कारण हो सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान में जो WPI खाद्य सूचकांक जो जारी किया गया था ना, जिसमें खाद्य सामग्री व खाद्य उत्पाद शामिल है, 2023 में इसमें 403.92 से बढ़कर 2024 में कितना हो गया, ये 421.67%। इसमें ये बढ़ोतरी देखने को मिली है, पूरे वर्ष में 4.39% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस टाइप से जो WPI ये खाद्य से रिलेटेड जो जारी किया वो हमने देखा है, ये इस वर्ष नया जारी किया हुआ है क्योंकि इसमें कुछ वृद्धि देखने को मिली है पिछले वर्ष की तुलना में। और इसके कुछ रीजंस भी हमने देखे हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर लू हो गई, बेमौसम बरसात हो गई, इस टाइप से ये इसके कुछ रीजंस है। अब हम देखेंगे जो CPI देखेंगे, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, वर्तमान में हम मौद्रिक नीति जब सरकार निकालती है तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का ही यूज करती है। किसका यूज करती है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का। पहले किसका यूज किया जाता था, पहले यूज किया जाता था होलसेल प्राइस इंडेक्स का, थोक मूल्य सूचकांक का। लेकिन वर्तमान में जो उर्जित पटेल कमेटी है उसकी सिफारिश पर थोक मूल्य ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का यूज किया जाता है मौद्रिक नीति में। और मौद्रिक नीति वाला चैप्टर हम इंडिया इकोनॉमी के अंदर अच्छे से कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक देख रहे हैं CPI, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके, वापस डिस्कस कर रहे हैं। तो उपभोक्ता जो मूल्य सूचकांक है ये उपभोक्ताओं के क्या करता है, उपभोक्ताओं के क्रय मूल्य पर आधारित है। किस पर आधारित है, उपभोक्ता जो सामान खरीदने के लिए जाते हैं नॉर्मली, जैसे काफी ये शॉप खुली होती है इनसे खरीदते हैं, या मीन सब्जी में जो थोक में नहीं खरीद कर एक एक वस्तु खरीदते हैं, तो ये क्रय मूल्य पर आधारित है, उपभोक्ता के क्रय मूल्य पर आधारित है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब उर्जित पटेल समिति, जो उर्जित पटेल समिति बनी थी ना, इस सिफारिशों पर भारत सरकार इस सूचकांक का यूज किसमें करती है, मौद्रिक नीति के निर्माण में इसका यूज किया जाने लगा है उर्जित पटेल समिति की सिफारिश पर। अब हमने देखा था जो हमने WPI निकाला था होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें ओनली वस्तुएं शामिल थी, लेकिन इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों को शामिल किया गया है। किस किस को, वस्तुओं और सेवा दोनों को इसमें शामिल किया गया है। तो अब हम देखेंगे, अब हम इसे वापस से रिवाइज करने वाले हैं जिससे आपको अच्छे से समझ आ जाए। प्रति माह 4 प्रकार के जो ये CPI है ना वो तैयार किए जाते हैं। प्रति माह 4 प्रकार के CPI तैयार किए जाते हैं। वो हमने डिटेल में देख लिया कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो CPI तैयार किया जाता है तो CPI इंडस्ट्रियल वर्कर बोलेंगे। जो कृषि श्रमिकों के लिए जो CPI जारी किया जाता है उसे CPI एग्रीकल्चर लेबर CPI AL बोलेंगे। और जो ग्रामीण श्रमिकों के लिए, रूरल लेबर के लिए जो CPI जारी किया जाता है उसे बोलेंगे CPI RL, CPI रूरल लेबर के लिए। तो यदि हम इन तीनों को देखें, CPI IW AL या रूरल, तो तीनों के आंकड़े कौन जारी करता है प्रति माह, तीनों को प्रति माह जारी करता है श्रम ब्यूरो चंडीगढ़। कौन जारी करता है, श्रम ब्यूरो चंडीगढ़ इनको प्रति वर्ष जारी करता है। अब हम देखते हैं जैसे ग्रामीण, रूरल, शहरी या संयुक्त के लिए, किसके लिए, रूरल, शहरी और संयुक्त के लिए CPI कौन जारी करेगा, NSO नई दिल्ली जारी करता है। NSO जो कि हमने देखा था CSO प्लस NSSO से मिलके बना था और ये जारी करता है इसके आंकड़े। अब हमने देखा था जो NSO है इसकी फुल फॉर्म क्या देखी थी, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय इसका फुल नाम था। और हमने इसके आधार वर्ष भी देखे थे। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो निकाला था इसका आधार वर्ष हमने देखा था 2016 देखा था। और जो कृषि श्रमिकों के लिए निकाला था इसका आधार वर्ष हमने देखा था 1986 87 देखा था।
और जो ये रूरल लेबर के लिए निकाला था, इसका आधार वर्ष कितना देखा था 2012, और जो ये जॉइंट निकाला जा रहा है इसका आधार वर्ष भी 2012 देखा था। इससे अलावा जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए तो हमने ये भी देखा था कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो सीपीआई जारी किया जाता है उसके पूरे इंडिया में 88 सेंटर है, और उसमें से राजस्थान में भी 3 सेंटर है, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। कौन कौन से स्टूडेंट्स? जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। इस टाइप से हमने देखा सीपीआई और जो डब्ल्यूपीआई है इसको बहुत ही अच्छे से कवर किया है। उम्मीद करती हूं कि आप अब इनको कभी भी नहीं भूलोगे, लेकिन आपको बीच बीच में इनका रिवीजन करना होगा। तो अब हम देखेंगे कुछ योजनाओं को जो कि इंडिया इकोनॉमी के लिए भी और एग्जाम में करंट में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। तो योजनाओं में हम सबसे पहले देखेंगे, किसको देखेंगे? अटल पेंशन योजना को देखेंगे। किसको देखने वाले हैं स्टूडेंट्स? अटल पेंशन योजना को देखने वाले हैं। अटल पेंशन योजना में जो लक्ष्य समूह है वो क्या है? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक। जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं ना, अटल पेंशन योजना में हमें क्या क्या देखना है? इसमें देखना है हमें अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना को यदि हम देखें तो अटल पेंशन योजना में हमें क्या क्या देखना है? इसमें हमें देखना है कि किसके लिए ये योजना है, ये इसमें लक्ष्य समूह कौन सा है, तो आप भी कमेंट्स में बताइए। इसमें लक्ष्य समूह है जो हमारे असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं ना, कौन से? असंगठित जो क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उसको इसमें इंक्लूड किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कौन से होते हैं? असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आते, इनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, जो जिनको जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, जैसे सरकार जिनको पेंशन देती है, मींस जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं या फिर सरकार के यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं, तो सरकार उनको क्या देगी? पेंशन देगी, लेकिन सामाजिक सुरक्षा प्राप्त हो जाती है उनको तो एक समय बाद। लेकिन इनऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं, जो असंगठित क्षेत्र में होते हैं, जैसे शॉप खोल के कोई इंसान बैठा है, रेहड़ी पटरी पे अपना जो काम कर रहा है, या फिर जैसे कचरा बीनने वाले हैं, तो ये क्या हो गए? कबाड़ का काम कर रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? असंगठित क्षेत्र में है। ये क्या है? असंगठित क्षेत्र में है। तो सरकार चाहती है कि ये जो बुढ़ापे में, मीन्स ये इनसे पहले ही क्या किया जाए? थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन करवाया जाए, जिससे इनको फ्यूचर में बुढ़ापे में जब 60 वर्ष इनकी एज हो जाएगी तो क्या करेंगे? इनको पेंशन के रूप में सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे। तो इसी के लिए ये योजना स्टार्ट करी है, अटल पेंशन योजना। इसके अंदर जो असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनके लिए पेंशन दी जाती है। एक तरह से ये क्या है? सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना है, जो कि 2016 में स्टार्ट की थी। किसमें? 2016 में स्टार्ट की थी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। तो 18 से 40 वर्ष तक ये क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेशन करेंगे, और उसके बाद जब इनकी एज कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष प्लस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? जब इनकी एज 60 वर्ष प्लस हो जाएगी तब क्या करेंगे? तब इनको पेंशन देगी सरकार। कितनी पेंशन देगी? इनको पेंशन देगी। तो फ्रेंड्स आप भी कमेंट्स में बताइए इनको कितनी पेंशन देगी? इनको पेंशन देगी, मिनिमम तो देगी, न्यूनतम पेंशन तो इनको मिलेगी 1000। कितनी? 1000। और मैक्सिमम पेंशन कितनी हो सकती है? अधिकतम इनको पेंशन मिलेगी 5000। कितनी? 5000। और ये पेंशन मिलेगी उसी हिसाब से जिस हिसाब से इन्होंने पार्टिसिपेशन किया है, जिस हिसाब से इन्होंने जो अपना योगदान किया है 18 से 40 वर्ष की आयु में। मिनिमम इस योजना में शामिल होने की जो एज है वो है 18 वर्ष और मैक्सिमम है 40 वर्ष। इसके बाद इसमें शामिल नहीं हो सकते। 60 वर्ष के होने पे आपको पेंशन मिलेगी, मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 5000। वो आपके योगदान पर निर्भर करता है। तो एक तो हमने ये योजना देखी अटल पेंशन योजना। इसमें हमने देखा लक्ष्य समूह असंगठित क्षेत्र के श्रमिक है, पात्रता है न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। अब जैसे पेंशन, ये कौन होंगे पात्रता में? जैसे ऐसे खाते धारक, ये खाता धारक भी होना चाहिए जो कि 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, खाता धारक। और जो किसी भी तरह का क्या ना देता हो, इनकम टैक्स नहीं भरता हो, जो इनकम टैक्स नहीं भरता हो। तो इस टाइप से हमने देखा अटल पेंशन योजना को हम देख रहे हैं।
किसको फ्रेंड्स? अटल पेंशन योजना को। अब इसमें लाभ 60 वर्ष के प्लस होने पर आपकी एज क्या दी जाएगी? आपको गारंटी शुदा पेंशन मिलेगी। और पेंशन कितनी होगी? मिनिमम तो 1000 और मैक्सिमम 5000। और 2016 में इस योजना को स्टार्ट किया था। कब किया था? 2016 में इसको स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ हमें एक योजना देखनी है, वो कौन सी है? एक योजना हम और देख रहे थे, वो है स्टैंड अप इंडिया योजना। इसके साथ साथ हम एक योजना और देखेंगे, वो कौन सी है? स्टैंड अप इंडिया योजना। तो स्टैंड अप इंडिया योजना को और हम देखने वाले हैं, स्टैंड अप इंडिया योजना। तो स्टैंड अप इंडिया योजना के अंदर हम क्या देखने वाले हैं? स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना। तो स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत हम देखेंगे क्या है ये, कब स्टार्ट की गई, इसका लक्ष्य समूह क्या है, किसके लिए ये स्टार्ट हुई है। तो स्टैंड अप इंडिया योजना को स्टार्ट कब किया था? इसको 2016 में स्टार्ट किया है और वित्त मंत्रालय इसको चलाता है। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय इसका। तो ये अटल पेंशन योजना है, इसके एक बार जो डेट चेक करना, ये कब जारी की गई थी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है इसकी डेट में। तो स्टैंड अप इंडिया योजना है, ये 2016 में स्टार्ट की थी और वित्त मंत्रालय इसको क्रियान्वित करता है। संचालित कौन करता है? वित्त मंत्रालय इसको संचालित करता है। अब जो ये स्टैंड अप इंडिया योजना है, ये किसके लिए चलाई गई है? ये चलाई गई है SC ST और जो महिला श्रमिक है, SC ST और जो महिला श्रमिक है, महिला श्रमिक नहीं, महिला उद्यमी है, SC ST और महिला उद्यमियों के लिए ये योजना चलाई गई है। और कौन से क्षेत्र में? गैर कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में नहीं, गैर कृषि क्षेत्र वालों के लिए है ये योजना। गैर कृषि क्षेत्र में कौन से? हरित उद्यमों की स्थापना के लिए ये योजना चलाई गई है, स्टैंड अप इंडिया योजना। अब इसमें और क्या फैक्ट है? इसके माध्यम से लोगों को क्या दिया जाता है? SC ST और महिलाओं को ऋण प्रोवाइड कराती है सरकार। क्या प्रोवाइड कराती है? ऋण प्रोवाइड कराती है। और कितना रुपए का ऋण दिया जाता है? 10 लाख से 1 करोड़ तक का। कितना ऋण प्रोवाइड किया जाता है? 10 लाख से 1 करोड़ तक का इसके अंदर ऋण प्रोवाइड कराया जाता है। 10 लाख से 1 करोड़। और 7 वर्ष के अंदर क्या करना होता है? इसकी वापसी करनी होती है। क्या करना होता है? 7 वर्ष के अंदर इसको वापस करना होता है। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं स्टैंड अप इंडिया योजना। ये योजना 2016 में वित्त मंत्रालय चलाई गई है और वित्त मंत्रालय इसका संचालन करता है। इसके अलावा इसमें लक्षित समूह कौन सा है? जो SC है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, और जो महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं, उद्यम स्थापित करना चाहती हैं अपना। गैर कृषि क्षेत्र में इसके तहत उद्यम स्थापना के लिए क्या किया जाता है? ऋण दिया जाता है। अब वो ऋण कितना है? वो है 10 लाख से 1 करोड़ ऋण प्रोवाइड किया जाता है। और ये ऋण 7 वर्षों में इसकी वापसी करनी होती है। क्या करनी होती है स्टूडेंट? 7 वर्षों में इसे वापस करना होता है। अब जो सिडबी है, जो कि छोटे उद्योगों के लिए काम करती है, स्मॉल इंडस्ट्रियों के लिए काम करती है, सिडबी ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए काम करती है। स्मॉल जो इंडस्ट्री है उनके डेवलपमेंट के लिए काम करती है सिडबी। अब ये सिडबी ने क्या किया है? इन्होंने इसके प्रचार प्रसार के लिए, इस योजना के प्रचार प्रसार और पूछताछ के लिए एक पोर्टल बनाया है। क्या बनाया है स्टूडेंट्स? एक पोर्टल जारी किया है। वो पोर्टल कौन सा है? स्टैंड अप इंडिया मित्र, वो पोर्टल है। उस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है स्टैंड अप, इसका नाम है www.standupmitra.in। क्या नाम है दोस्तों? www.standupmitra.in। तो इस टाइप से हमने देखी स्टैंड अप इंडिया योजना, और इसको रिवाइज भी क्या है, आप भी कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए और इनको अच्छे से नोट करने से क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा हमें याद होता है, माइंड में ज्यादा फैक्ट्स जाते हैं, लंबे समय तक हम इनको याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने इसमें क्या पढ़ा था। तो नेक्स्ट जैसे हमने इससे पहले अटल पेंशन योजना देखी थी, स्टैंड अप इंडिया योजना देखी थी। अब हम देखेंगे डीबीटी के बारे में। किसके बारे में? डीबीटी के बारे में। राज्य के लिए जो प्रत्यक्ष लाभ अंतरण होता है ना,
डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के बारे में हम देखने वाले हैं। तो जो डीबीटी है, सबसे पहले तो इसकी हिस्ट्री जानते हैं। जैसे जो राजीव गांधी थे, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। कौन थे? राजीव गांधी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे। इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि सेंटर से हम क्या करते हैं? सेंटर से हम 1 रुपया भेजते हैं। क्या करते हैं? जब हम सेंटर से 1 रुपया भेजते हैं, केंद्र सरकार जब 1 रुपया भेजती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों तक जाते जाते कितने पैसे बच जाते हैं? 15 पैसे। कितने बच जाते हैं? 15 पैसे बच जाते हैं। तो इस टाइप से ये जो इनका कथन है वो क्या दर्शाता है? वो दर्शाता है कि देश में भ्रष्टाचार कितना है, कि जो हम 1 रुपया भेजते हैं तो नीचे ग्रामीण लेवल पर, रूट लेवल पर 15 पैसे ही पहुंचते हैं। क्या होते हैं? 15 पैसे पहुंचते हैं। तो इसका मीन्स है कि लोगों को जितना पैसा सरकार भेज रही है वो कहीं ना कहीं पूरा पैसा उनके पास नहीं जा पा रहा। तो इसके लिए चालू किया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कि सीधे खातों में पैसे डलवाओ और लोगों को सीधा पूरा की पूरा योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। तो इसके माध्यम से इंडिया के अंदर खाते खुलवाए और खाते खुलवा के सीधा उनके अकाउंट्स में पैसा डाला जाता है। क्या क्या किया जाता है? अकाउंट में सीधा पैसा आता है। यदि केंद्र सरकार 100 रुपये डालती है तो 100 की 100 जो रूट लेवल पे 100 की 100 पैसा आता है। तो इस टाइप से जो डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है, इसीलिए स्टार्ट किया गया। अब हम जो राजस्थान में इसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं कि राज्य के लिए जो डीबीटी योजना है इसके बारे में देख रहे हैं। तो राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड, इसी के तहत हमने राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड की स्थापना की है। और राजस्थान में तो राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड की राजस्थान में स्थापना इसी के तहत की है। अब जो गठन की तिथि कितनी है इसकी? भारत सरकार के निर्देश के अनुसार मुख्य सचिव राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। जो राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड है ना, अब जो ये ना, इसके अध्यक्ष कौन है? राजस्थान में जो राजस्थान के मुख्य सचिव होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और 2021 से ये क्या हुआ है? 5 अक्टूबर 2021 से ये राजस्थान में क्या हुआ है? प्रभावी हुआ है। इस तरह से हमने जो राजस्थान में जो राज्य डीबीटी सलाहकार बोर्ड है इसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे जो कुछ इंडेक्स, गरीबी से रिलेटेड कुछ इंडेक्स जारी किए जाते हैं। अब उनमें ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन सा सूचकांक? बहुआयामी गरीबी सूचकांक। इसका प्रतिवर्ष क्या, इसको जो प्रतिवर्ष अपडेट करके भी इसके जो फैक्ट्स है वो डाले जाते हैं। लेकिन इसका जो इस बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो इंडेक्स है, इसका जो सर्वे में जो इसके फैक्ट्स दिए हुए हैं उनको देख लेते हैं। वर्ष 2023 में राजस्थान का जो एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, वो 15.31% है। कितना? 15.31% है। और ये नेशनल जो कितना है, ये NFHS 5 के अनुसार 2019 से 21 पर आधारित है। ये 2023 में राजस्थान का एमपीआई कितना है? 15.31%। अब राष्ट्रीय औसत देखें तो 2019 से 21 में 14.96% है। और बिहार और केरल इसमें सबसे, बिहार तो सबसे ऊपर है और केरल सबसे नीचे है। मींस बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है और केरल में सबसे कम। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। और इसके जो ये तो जो सर्वे में दिया गया है वो इसके फैक्ट्स हैं। लेकिन जैसे एग्जाम से पहले अपडेट होके आ जाता है तो फिर हमें अपडेट वाला फॉलो करना चाहिए। तो इस टाइप से बहुआयामी गरीबी सूचकांक देखा। अब हम देखेंगे, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है। इसके ये जो आंकड़े हैं, जो बेसिक फैक्ट है वो देखेंगे। बेसिक फैक्ट तो कहीं से भी पढ़ लो, वो तो क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। अगर थोड़ा बहुत चेंज होता है, अपडेट होके आता है, तो वो फिर लास्ट में जैसे जो कुछ फैक्ट है वो ही अपडेट होके आते हैं। अब इसे नीति आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? नीति आयोग इसे जारी करता है। कौन जारी करता है फ्रेंड्स? नीति आयोग। अब रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? रिपोर्ट का शीर्षक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया सिंस 2005 एंड 6। अब जो सूचकांक के बारे में वर्ष 2021 में इसे पहली बार जारी किया गया था। जो ये एमपीआई सूचकांक है, मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, 2021 में इसे पहली बार जारी किया गया था। नीति आयोग जारी किया जाता है। और जो इसके, जब इसमें हम गरीबी मापते हैं तो क्या करते हैं? 3 आयामों को लेते हैं। क्या? 3 आयामों को इसमें हम शामिल करते हैं। और वो 3 आयाम है शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह। क्या है?
शिक्षा, तो 3 आयाम कौन से हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन निर्वाह। अब और इसके अलावा जो गरीबी मापन के लिए हम 3 आयाम लेते हैं ना, इन 3 आयामों के अंदर ही हम क्या करते हैं? 12 संकेतकों का उपयोग करते हैं। कितने संकेतकों का? 12 संकेतकों का यूज किया जाता है। ये हमें एग्जैक्ट याद करने हैं। क्या करना है? एग्जैक्ट सेम टू सेम याद करना है इनको। अब वो 12 संकेतक कौन से हैं उनको देखते हैं। जैसे 3 आयाम तो ये हो गए, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह। क्या? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन निर्वाह। अब इसमें जैसे 12 संकेतक हम देख रहे हैं, तो स्वास्थ्य के अंतर्गत तो पोषण, शिशु और किशोर जो मोर्टेलिटी रेट है ये, और मातृत्व स्वास्थ्य, इन तीनों चीजों को शामिल करेंगे। न्यूट्रिशन, शिशु एवं किशोर मृत्यु दर और मातृत्व स्वास्थ्य को शामिल करेंगे। और जो शिक्षा के अंदर जो स्कूल जाने के वर्ष हैं, कितने वर्ष आप स्कूल गए, स्कूल में आपकी कितनी उपस्थिति रही, इसको शामिल करेंगे। और जीवन निर्वाह के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है? जीवन निर्वाह के अंदर शामिल करेंगे खाद्य ईंधन को, फूड जो फ्यूल है, स्वच्छ पेयजल, बिजली, शौचालय, पक्का मकान, परिसंपत्ति और बैंक का खाता। बैंक में खाता होना चाहिए, इसको भी शामिल करेंगे। इस टाइप से हमने 3 आयाम और 12 संकेतक देखे। और इसे विश्व लेवल पे भी जारी किया जाता है। जब इसे विश्व लेवल पे जारी करते हैं ना, तो 3 आयाम, क्या 3 आयाम और 10 संकेतकों को इसमें शामिल किया जाता है। 3 आयाम और कितने संकेतक? 10 संकेतक, 10 इंडिकेटर्स को भी इसमें शामिल किया जाता है। 10 संकेतकों को भी इसमें शामिल किया जाता है। अब हम जो हमने जितना भी ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, आर्थिक वृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो ये चैप्टर पढ़ा है, इसमें से हमने वही चीजें पढ़ी हैं जो कि हमारी जो रास्ता इनडायरेक्टली सभी एग्जामों में सीधे सीधे जिसमें से फैक्ट पूछे जाते हैं। तो हमने इसके कुछ PYQs भी लिए, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की, ये क्या है, ROEO 2025 की में ये एग्जाम पूछा आया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकसित भारत विकसित राजस्थान दृष्टि के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की अर्थव्यवस्था कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले कल हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो ये ही करवाया था कि विकसित भारत विकसित राजस्थान के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में राजस्थान की इकोनॉमी कितनी हो जाएगी? 350 बिलियन डॉलर। कितनी? 350 बिलियन डॉलर का सपना देखा है हमने, 350 बिलियन डॉलर। और जो बजट है ना 2025-26 का, बजट 2025-26 का, इसमें भी टारगेट रखा है कि 2030 तक क्या करेंगे? 2030 तक, सन 2030 तक जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है, उसको, राजस्थान की इकोनॉमी को 350 बिलियन डॉलर तक ले जाने का सरकार का सपना है। विकसित भारत विकसित राजस्थान के अंदर अगले 5 वर्षों में। तो इसमें आंसर आ जाएगा हमारा ए, 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था। क्या है इसमें आंसर? 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था। इसमें हमारा आंसर 1, ऑप्शन 1 करेक्ट है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये RS 2016 और 2018 में पूछा हुआ है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? मैंने कई बार इसको रिवाइज करवाया है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष, कि इसको कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ है, रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो ये है 1999 से 2000। कौन सा है ये? 1999 से 2000। और यदि इंडिया में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष देखें तो भारत में है, भारत में आधार वर्ष हम देखें तो 2011-12। कितना आधार वर्ष लिया जाता है? 2011-12 इसका आधार वर्ष लिया जाता है। 2011-12 आधार वर्ष लिया जाता है। इस टाइप से हमने सेकंड क्वेश्चन देखा। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। ये CET 2023 में से इसमें से आया हुआ है। तो श्रम ब्यूरो शिमला है, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक इस आधार वर्ष 2016 जारी करता है। तो हमने देखा था जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो CPI जो जारी किया जाता है, CPI-IW, जो CPI औद्योगिक श्रमिकों के लिए जारी किया जाता है ना, उसमें हमने आधार वर्ष लिया था 2016। और हमने देखा था इंडिया के अंतर्गत टोटल इसके 88 केंद्र है। कितने केंद्र है?
88 सेंटर है और 88 सेंटरों में से 3 कहां पर है? राजस्थान में है। और वो सेंटर कौन कौन से हैं जो 3 राजस्थान में है? वो है अलवर, वो है जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। कौन कौन से? जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। इस टाइप से हमने 3 सेंटर देखे थे, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। तो क्वेश्चन के अंदर हमसे यही पूछा है, आधार जिसका 2016 है तो उसमें जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा कौन से ऑप्शन में आ रहा है? जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। और किसी में इसमें अजमेर आ रहा है तो ये रॉन्ग हो गया, इसमें बीकानेर आ रहा है ये भी रॉन्ग है, इसमें भी अजमेर आ रहा है रॉन्ग है। तो ये है इसका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन ए, जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। अब हम देखते हैं 4 क्वेश्चन जो कि आरएस 2025 में पूछा हुआ था। राजस्थान के सकल स्थायी पूंजी निर्माण, हमने कल सकल स्थायी पूंजी निर्माण भी देखा था। इसमें विभिन्न क्षेत्रों का योगदान घटते हुए क्रम में बताना है हमको। तो इसमें हमने देखा था, इसकी ट्रिक थी कृपा। कृपा किसकी होती है बच्चे पे? माँ की होती है। किसकी होती है? तो इसमें हमने देखा था पहले स्थान पे हमने देखा था कंस्ट्रक्शन को। किसको देखा था? कंस्ट्रक्शन को, मतलब निर्माण को। यदि हम देखें तो इसको हिंदी में निर्माण को। दूसरे स्थान पे हमने देखा था कंस्ट्रक्शन के बाद देखा था रेजिडेंशियल बिल्डिंग। किसको? आवासीय भवन आ जाएंगे दूसरे स्थान पर, आवासीय भवन आ जाएंगे। और तीसरे स्थान पर हम देखें तो ये आ जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कौन सा? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। कौन सा? लोक प्रशासन आ जाएगा, लोक प्रशासन। इसके बाद चौथे स्थान पे हमने देखा था किसकी कृपा होती है बच्चे पे? उसकी माँ की होती है। तो माँ से आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, मीन्स विनिर्माण। क्या आ जाएगा? विनिर्माण आ जाएगा, विनिर्माण आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें इसका आंसर देखते हैं तो घटते हुए क्रम में आंसर बताना है। तो विनिर्माण, खनन, कृषि और निर्माण, तो ये नहीं है। सेकंड देखते हैं निर्माण, क्योंकि पहले स्थान पे निर्माण आएगा, विनिर्माण तो वैसे नहीं आएगा, तो ये तो कट हो जाएगा। फिर अब जैसे निर्माण तो सही है, फोर्थ में भी विनिर्माण है, तो ये ए और डी तो इसका आंसर है नहीं, बी और सी में से ये एक आंसर है इसका। तो कृषि तो इसमें दिया ही नहीं हुआ सेकंड नंबर पे इसमें, क्योंकि आवासीय भवन और लोक प्रशासन ये दोनों हमें नहीं दिए हुए ऑप्शन में। तो सेकंड नंबर पे क्या आएगा? निर्माण के बाद विनिर्माण आएगा, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद कृषि और खनन। तो इस टाइप से इसका सी करेक्ट आंसर है। क्या है स्टूडेंट? सी करेक्ट आंसर है। इस टाइप से हमने जो कल स्टार्ट किया था आर्थिक वृद्धि टॉपिक, इकोनॉमिक ग्रोथ टॉपिक, इसको पूरा कवर किया है। जो भी फैक्ट्स एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है उन सभी को कवर किया है। आपको ये क्लासेज अच्छी लगती है तो इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जो राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे है सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है, कॉपी में नोट करना है और ज्यादा से ज्यादा याद करना है। थैंक यू सो मच।